नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच तनाव पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, भारतीय सेना पूरी तरह से है मुस्तैद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा पहाड़ों पर नहीं लड़ सकते चीन के सैनिक और बताई उसकी वजह। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बुरी तरह फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले 90 देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी करने लगा ड्रैगन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत और चीन के बीच तनाव पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा कि नियंत्रण रेखा पर अब तक संघर्ष विराम जारी है, लेकिन ड्रोन का उपयोग करके हथियारों और ड्रग्स की घुसपैठ से आंतरिक शांति प्रक्रिया बाधित हो रही है। जनरल रावत ने बताया कि युद्ध विराम का मतलब यह नहीं है कि सीमाओं पर युद्ध विराम है, लेकिन साथ ही आप अंदरूनी इलाकों में परेशानी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि एलओसी पर अब तक संघर्ष विराम जारी है, जो एक सकारात्मक संकेत है। साथ ही हम ड्रोन का उपयोग करके हथियारों और गोला बारूद की घुसपैठ भी देख रहे हैं। यह शांति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दवाएं और हथियार है आंतरिक शांति प्रक्रिया को बाधित करे। सीडीएस ने आगे कहा कि अगर आंतरिक शक्ति प्रक्रिया बाधित होती है तो हम वास्तव में यह नहीं कह सकते कि युद्ध विराम हो रहा है। युद्ध विराम का मतलब यह नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें, लेकिन साथ ही आप भीतरी इलाकों में परेशानी पैदा करें। हम पूरे जम्मू और कश्मीर में शांति की झलक चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान ने इस साल फरवरी में नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों के साथ सभी समझौतों, समझ और संघर्ष विराम की कड़ाई से पालन करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारतीय सेना के जवानों ने बेहतरीन तैयारी की है और हालात को भांपा है। पहाड़ी इलाकों में हमारी सेना चीनी सेना के मुकाबले काफी बेहतर है। नॉर्थ फ्रंट को लेकर बिपिन रावत ने कहा कि सेना के लिए वेस्ट और नॉर्थ दोनों ही फ्रंट काफी आवश्यक हैं। हालांकि हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंट में कुछ एक्टिविटी बढ़ी है। सेना पर बोलते हुए जनरल रावत ने कहा कि प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है और यह संतोषजनक प्रगति कर रही है। 3 सेवाओं में से हम अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम हैं। एक बेहतर समझ है यदि 3 सेवाएं एकीकृत हो जाती है तो वे संयुक्तता ला सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी मौजूदा सेवाओं में से हम बेहतर दक्षता और उपयोग सुनिश्चित करेंगे। मुझे लगता है कि हम भविष्य में युद्ध के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीडीएस बिपिन रावत बोले पहाड़ों पर नहीं लड़ सकते चीनी सैनिक, बताई ये वजह। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने बुधवार को गलवान झड़प पर कहा है कि चीनी सेना पहाड़ों पर नहीं लड़ सकती है, क्योंकि उससे एहसास हो गया है कि उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग तैयारी की आवश्यकता है। रावत ने कहा कि चीन को बीते साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प समेत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए आमने सामने के बाद यह एहसास हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिपिन रावत ने कहा कि चीनी सैनिक कम समय के लिए सेना में शामिल किए जाते हैं। चीन की सेना को हिमालय के पहाड़ी इलाकों में लड़ने का अनुभव नहीं है। भारत के साथ बॉर्डर पर चीन सेना की तैनाती में बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि ये बदलाव खासतौर पर बीते साल मई और जून में हुए गलवान और अन्य इलाकों की घटनाओं के बाद आए हैं। चीन को एहसास हो गया है कि उनके सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग और तैयारी की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत ने इसके अलावा कहा कि चीनी सेना में ज्यादातर सैनिक आम नागरिकों में से आते हैं। वे कम समय के लिए सेना में भर्ती किए जाते हैं। उन्हें इस तरह के इलाकों में लड़ने और काम करने का कोई अनुभव नहीं होता है। रिपोर्ट में जनरल रावत के हवाले से कहा गया है कि भारत को चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इलाकों में लड़ने के लिए भारतीय सैनिक काफी माहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के एक मुश्किल देश है। यह एक पहाड़ी इलाका है। आपको यहाँ खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें हमारे सैनिक काफी माहिर हैं, क्योंकि हमारे पास पहाड़ों पर की गई युद्ध की काफी ट्रेनिंग है। हम पहाड़ों पर काम करते हैं और लगातार अपनी बातें हैं। गौरतलब है कि बीते साल गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के कई सैनिक भी हताहत हुए थे। हालांकि चीन की ओर से जान गंवाने वाले सैनिकों की आधिकारिक संख्या की कभी पुष्टि नहीं की गई। चीन ने सार्वजनिक रूप से 4 मौतों की बात स्वीकारी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरी तरह फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले 90 देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी में लगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, मंगोलिया की सरकार ने अपने देश की जनता से वादा किया था कि गर्मी आते आते देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर लेगा। बहरीन ने कहा कि देश में कुछ महीनों के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी तेजी से जारी है। बेहद छोटे द्वीप सेशल्स ने घोषणा कर दी कि देश में वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ जारी है और बहुत जल्द देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। ये तीनों देश उन दर्जन भर देशों में शामिल है जिन्होंने चीन के वैक्सीन पर विश्वास किया था, लेकिन अब इन देशों की स्थिति
काफी विकराल हो चुकी है और कोरोना वायरस के सामने चीनी वैक्सीन पूरी तरह से फेल साबित हुई है। चीन का वैक्सीन बहुत आसानी से उपलब्ध है, लिहाजा इन तीनों देशों ने चीन से ही वैक्सीन खरीदा और बड़े पैमाने पर अपने देश में वैक्सीनेशन शुरू किया। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस से जहां इन देशों को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, वहां ये देश बुरी तरह से कोविड-19 की चपेट में फंस चुके हैं। इन देशों की आबादी बिहार या उत्तर प्रदेश जितनी भी नहीं है, लेकिन इन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ने पिछले साल अपने वैक्सीन कूटनीति अभियान को तेजी से चलाया था और वैश्विक समुदाय को विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि चाइनीज वैक्सीन काफी कारगर है और कोविड-19 के गंभीर मामलों को भी रोकने में कारगर है। लेकिन अब पता चल रहा है कि चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी पूरी तरह से झूठी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में चाइनीज वैक्सीनेशन किया गया है, वहां फिर से काफी तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है और वैक्सीन लगवा चुके लोगों की भी वायरस जान ले रहा है। चीनी वैक्सीन कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ तो पूरी तरह से फेल साबित हुई है और वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी कोरोना संक्रमित होने के बाद रिकवरी करने में काफी वक्त लगता है। इन देशों में कोरोना वायरस रिकवरी रेट काफी कम है और वायरस के फैलने की रफ्तार ज्यादा। ताज्जुब की बात यह है कि सेशल्स, चिली, बहरीन और मंगोलिया जैसे देशों में 50% से 68% तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। इन देशों ने वैक्सीनेशन को लेकर अमेरिका समेत कई विकसित देशों को काफी पीछे छोड़ रखा है। ये चारों देश वैक्सीनेशन की लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं, लेकिन इन देशों में अभी कोरोना वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 30% वैक्सीनेशन होने के बाद कोई भी देश अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित मान सकता है और 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन होने के बाद वायरस के इस तरह से फैलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों देशों ने अपने देश में वैक्सीनेशन के लिए चीन की 2 वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोविक बायोटेक का इस्तेमाल किया है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट जिन डोंगयान ने फिर से संक्रमण बढ़ने को लेकर कहा कि इस्तेमाल की गई वैक्सीन अगर असरदार होती तो निश्चित तौर पर वायरस का ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए था। चीन की जिम्मेदारी है कि वो इसे तुरंत ठीक करे। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इन देशों इतनी तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया, फिर भी ये देश कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से फंसे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि, जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। बीजेपी आज पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो उसके लिए आंदोलन चलाया था और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया था। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चले, विचार के साथ जुड़े और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज हम सभी उन महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनका संपूर्ण जीवन उपलब्धियों के साथ साथ त्याग से भी भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने हमेशा विचार के साथ अपने आप को जोड़ा। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, उन्होंने वो पद छोड़ा। वे भारत की प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, वह पद भी उन्होंने विचार के लिए छोड़ा और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। उनसे प्रेरणा लेकर भाजपा कार्यकर्ता देश को मजबूत बनाने के लिए अग्रसर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में मानसून का इंतजार, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जानें आपके क्षेत्र में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को अभी मानसून के लिए एक हफ्ते तक और इंतजार करना होगा। पछुआ हवा के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय राजधानी तक उसके पहुंचने में हफ्ते भर का समय और लगने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर भागों तक पहुंच गया है। IMD के मुताबिक इस साल के मानसून की सबसे खास बात यह है कि देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमोत्तर के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम समय में ही पहुंच गया है। आमतौर पर इन इलाकों में मानसून के पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। हालांकि देश के शेष भाग में अगले 7 दिनों में इसके पहुंचने की संभावना नहीं है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि 26 जून के आसपास दिल्ली NCR क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इस क्षेत्र को मानसूनी बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पहले 15 जून तक ही मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया था। सामान्य तौर पर 27 जून तक मानसून दिल्ली पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में उसकी पहुंच हो जाती है।
मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा कि इस महीने के आखिर तक ही मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पछुआ हवा के चलते मानसून के आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है। यह स्थिति अभी एक हफ्ते तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के राजस्थान, गुजरात के शेष हिस्से, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने के लिए वायुमंडल संबंधी स्थितियां अब भी अनुकूल नहीं है। चक्रवातीय प्रवाह पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है और वहां पश्चिमी विक्षोभ की भी स्थिति है। IMD के महानिदेशक M महापात्र ने कहा कि ये स्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसूनी गतिविधि दिख सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में अपनी कुटिलता से बाज आएगा ड्रैगन, 3 महीने बाद फिर से बातचीत की मेज पर होंगे भारत चीन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच इस सप्ताह पूर्वी लद्दाख को लेकर एक और दौर की राजनयिक वार्ता होने की संभावना है, जिसमें गतिरोध वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मामलों को लेकर परामर्श एवं समन्वय के लिए स्थापित कार्यतंत्र के अंतर्गत होने वाली वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने के व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा यह वार्ता 24 जून को हो सकती है। इससे पहले WMCC के तहत पिछले दौर की वार्ता 12 मार्च को हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि राजनयिक चर्चा के बाद कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच भी वार्ता होगी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिरोध है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य एवं राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच गतिरोध के बाकी हिस्सों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत जारी है। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हुआ था। समझौते के अनुरूप चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 क्षेत्र की पूर्व दिशा ले जाना था। भारत ने तनाव घटाने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने पर जोर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक ना कर दे खुराफात, तालिबान से भारत चुपचाप कर रहा बात, डोभाल के हाथ कमान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात पर भारत की भी नजर है। माना जा रहा है कि भारत ने तालिबान के साथ बातचीत भी की है। कतर के विशेष दूत के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात के लिए दोहा का दौरा किया है। कतर के आतंक निरोधी और टकरावों में मध्यस्थता की भूमिका अदा करने वाले विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने वेब कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने कहा कि भारत की ओर से तालिबान के साथ बातचीत इसलिए नहीं की जा रही कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि भविष्य में तालिबान की अफगानिस्तान की अहम भूमिका होगी। यही कारण है कि हर पक्ष बातचीत को तैयार दिख रहा है। मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी ने कहा कि मेरा जहां तक मानना है कि भारतीय अधिकारियों की तालिबान प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है। आने वाले समय में तालिबान अफगानिस्तान की नीति निर्धारण में अहम भूमिका अदा करने वाला है। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि पूरे मामले का शांतिपूर्ण कोई हल निकले। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों की बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिशा निर्देशों में आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार की ओर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तालिबान की ओर से भी बातचीत पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत के अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत की प्राथमिकता है, लेकिन ग्राउंड पर कोई बदलाव होता है इसको ध्यान में रखकर तालिबान से भी बातचीत हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बातचीत को लेकर पूछे गए एक सवाल के संबंध में कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत का नजरिया स्पष्ट है। अफगानिस्तान के विकास में भारत की ओर से सहयोग जारी रहेगा। अफगानिस्तान के लोगों को पिछले कार्यों के आधार पर अपने सहयोगियों की परख करनी है कि किस प्रकार उनके कार्यों ने अफगान लोगों को प्रभावित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के रक्षा मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण वेबसाइट को हैक करने की फिराक में चीन जासूस ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार हुए चीनी नागरिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। चीन रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की कई अहम वेबसाइट को हैक करने की योजना बना रहा है। चीनी घुसपैठिए से पूछताछ के दौरान STF ने यह जानकारी साझा की है। चीन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हैक करके कई अहम जानकारियां हासिल करने की फिराक में था। भारत बांग्लादेश की सीमा के माध्यम से चीनी नागरिक भारत में घुसपैठ करने की फिराक में था। चीनी नागरिक ने पहले भी बताया है कि वह भारत के कई मोबाइल सिम को पहले ही अपने देश भेज चुका है। विशेष कार्यबल इससे और जानकारी इकट्ठा करने की फिराक में है। चीनी नागरिक हैन जुनवे ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी दी है। चीनी एजेंसियों ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो कि मंत्रालय और BSNL से जुड़ी हुई है। STF के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह खुलासा किया है कि चीन के निशाने पर सिर्फ सरकारी वेबसाइट नहीं बल्कि एरोस्पेस कंपनियां भी इन एजेंसियों के निशाने पर हैं। चीन लगातार भारत की सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने की फिराक में रहता है। चीन भारत में अपनी जासूसी नेटवर्क को भी मजबूत करने की रणनीति बना रहा है।
सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि भारत से जुड़ी इन एजेंसियों से इस चीनी जासूस का क्या संबंध है। चीनी जासूस की भारत में घुसपैठ के पीछे क्या योजना थी, किस प्लान के साथ वह भारत में प्रवेश कर रहा था। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकी और नक्सल कनेक्शन की भी जांच कर रही है कि चीन कहीं इनकी मदद तो नहीं कर रहा है। 12 जून को गिरफ्तारी चीनी नागरिक के पास से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप को भी अनलॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। चीनी नागरिक के संबंध में यह महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं, लेकिन चीनी घुसपैठिए की इन गैजेट्स को ऑन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें मजबूत पासवर्ड लगे हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए चीनी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मास्क से छूट देने वाले पहले देश इजराइल पर टूटा महामारी का कहर, वैक्सीन ले चुके लोग हो रहे संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कई देशों में वायरस की दूसरी और तीसरी लहर ने भी जमकर कोहराम मचाया। पिछले हफ्ते ही इजराइल ने आउटडोर और इंडोर मास्क से छूट देने वाला पहला देश होने का दावा किया था। इसके एक हफ्ते बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर इजराइल पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इजराइल उन देशों में शामिल है जो अपनी आधी से अधिक आबादी का वैक्सीनेशन कर चुका है। इसके बाद इजराइल ने तमाम पाबंदियां हटाने के साथ ही मास्क लगाने से छूट दे दी। इसके एक हफ्ते बाद ही इजराइल में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके बाद वहां किशोरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने की मांग की जा रही है। इजराइल में सोमवार को 125 नए कोरोना मरीज मिले। आधे से आबादी का टीकाकरण होने वाले देश में अप्रैल के बाद से एक दिन में मिलने नए कोरोना मरीजों की यह संख्या सबसे अधिक है। इजराइल में जनवरी माह में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था। उस वक्त इजराइल में प्रतिदिन 10,000 मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उस वक्त की नेतन्याहू सरकार ने तेजी से टीकाकरण वायरस पर काबू पा लिया था। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू सभी पाबंदियों को हटाए जाने के बाद रैंडम जांच करने के दौरान कई स्कूलों में संक्रमित मामले मिले। इजरायली समाचार पत्र हॉरिटेज के मुताबिक इजराइल के 2 स्कूलों में जांच के दौरान वैक्सीन की पूरी डोज लगवा चुके 9 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले। इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए नए प्रकोप की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश को एक बार फिर अपनी चपेट में लेने वाला डेल्टा वेरिएंट विदेश से लौट रहे यात्रियों की वजह से आया है, इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने अपने नागरिकों से फिलहाल विदेश की यात्राएं कम से कम करने की सलाह दी है। बता दें कि इजराइल में अब तक 8,40,079 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,428 लोगों की वायरस से जान रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान के बाद चीन को एहसास हुआ उन्हें बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, जनरल बिपिन रावत। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों से आमना सामना होने के बाद अब चीन को अपनी सेना के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पिछले साल गलवान घाटी व दूसरी जगहों पर हुई झड़पों के बाद चीन को आभास हुआ कि उसे अब बेहतर तैयारी की जरूरत है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों की भर्ती कम अवधि के लिए होती है। इसके अलावा उनके पास हिमालय जैसी पहाड़ियों पर लड़ने का ज्यादा अनुभव भी नहीं है। LAC पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताज़ा गतिविधि के बारे में चर्चा करते हुए जनरल रावत ने कहा कि 2020 के मई और जून के महीनों में गलवान व दूसरे इलाकों में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने सीमा पर अपनी तैनाती में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक मुख्य रूप से सैनिकों की भर्ती मैदानी इलाकों से छोटी अवधि के लिए होती है, जिसके कारण उनके पास पहाड़ी इलाकों में लड़ाई व तैयारी का अनुभव नहीं होता है, जबकि भारतीय सैनिक ऐसे इलाके में रहने और लड़ने में माहिर माने जाते हैं। जनरल रावत के अनुसार भारत सीमा पर चीन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जनरल रावत ने कहा कि तिब्बत का स्वायत्त इलाका एक कठिन क्षेत्र माना जाता है। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लड़ने और रहने के लिए आपको खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। भारतीय सेना के जवान ऐसे इलाकों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे इलाके जहां पहाड़ों के बीच ट्रेनिंग कराई जाती है, हम पहाड़ों पर काम करते हैं और अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। CDS रावत से यह पूछे जाने पर कि क्या सेना की बढ़ती तैनाती को देखते हुए उत्तरी मोर्चा भी पश्चिमी मोर्चे जितना महत्वपूर्ण हो गया है, उन्होंने कहा कि दोनों मोर्चे देश के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह से तैयारी की है कि हमारे जो सैनिक उत्तरी सीमाओं पर तैनात हैं वह पश्चिमी सीमा पर काम करने में सक्षम हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर तैनात सैनिक उत्तरी सीमा पर तैनाती के लिए तैयार हैं। उन्होंने माना कि उत्तरी सीमा पर कुछ अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि चीनी सेना यहाँ पर ज्यादा एक्टिव। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। US वायुसेना का अलर्ट, भारत ने LAC पर शी जिनपिंग को बुरी तरह चौंकाया, आने वाला वक्त होगा खतरनाक। जी हां दोस्तों, पिछले साल जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और विश्व की 2 बड़ी शक्तियों के टकराव में दोनों देशों को जान का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन पिछले साल के जून के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC पर काफी तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और LAC पर चीन की तरफ से विध्वंसक हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। वहीं LAC पर अपनी सीमा से चीन लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है। पिछले साल
15 जून को हुए भारतीय सेना से संघर्ष में पीएलए ने 4 जवानों को मारे जाने की बात कबूली थी और घटना के करीब 9 महीने बाद चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। चीन द्वारा अपने सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चीनी सैनिकों ने कसम खाते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि अगर युद्ध आता है तो मैं अपना आखिरी धड़कन को मातृभूमि को समर्पित कर दूंगा और अपनी जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। अपने देशभक्ति के उत्साह के बीच चीनी सैनिकों ने वादा किया कि मैं अपने देश का 1 इंच क्षेत्र को खोने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देना पसंद करूंगा। इस हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में द हेरिटेज फाउंडेशन के एक रिसर्च फेलो जेम एम स्मिथ ने अमेरिकी वायुसेना के आधिकारिक जर्नल में इंडो पैसिफिक अफेयर्स को लेकर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2013 में चीन में शी जिनपिंग के सत्ता में पूरी तरह अपना अधिकार करने के बाद भारत चीन एलएसी पर काफी तनाव और टकराव बढ़ गया है। उन्होंने लिखा है कि पीएलए लगातार एलएसी पर अपना निर्माण कार्य कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहा था। चीन की सेना पैंगोंग त्सो लेक के इलाके में भी लगातार कानून और समझौते का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलने लगी। स्मिथ ने अमेरिकन एयरफोर्स के जनरल में लिखे आर्टिकल में लिखा है कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की बड़ी वजह भारत द्वारा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।